क्या आप अपने ड्रीम हाउस को प्लान कर रहे हैं, खरीदने का प्लान कर रहे हैं? देन डेफिनेटली आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा घर की प्लानिंग करने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शिवकांत द्विवेदी, रियल एस्टेट इन्वेस्टर, रियल एस्टेट कोच। आज हम बात करेंगे घर की प्लानिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ बेस्ट बजट फिटेड होम्स कैसे डिसाइड करें आप अपने लिए। बहुत बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मैंने घर खरीद लिया, मेरा फ्रेंड गया था खरीदने, उसके साथ मैं गया, मुझे पसंद आया और मैंने खरीद लिया। या कई बार फैमिली के प्रेशर में आके, रिलेटिव्स के प्रेशर में आके घर खरीदते हैं। बिकॉज हमें इंडियन कल्चर में ये सिखाया जाता है कि पढ़ लिख लो, जॉब लग जाए, शादी कर लो, सेटल हो जाओ, अपना घर खरीद लो। इतने उनका लाइफ का गोल होता है, उतना ही सिखाया जाता है। एक्चुअली इसके बाद ही लाइफ स्टार्ट होती है। बिकॉज आप सेटल होने की बात कर रहे हैं, बट वहाँ सेटल नहीं हुए आप। बिकॉज आपने घर खरीद लिया, उसके बाद आपके बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन का प्लान करना है आपको, बच्चों की मैरिज के लिए प्लान करना है, उसके साथ में आपको अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग भी करना है। और अगर आप शौक रखते हैं बाहर घूमने का, देन डेफिनेटली आपको ट्रैवल प्लान भी करना पड़ता है। बट लोग स्ट्रेच कर देते हैं अपने घर खरीदने के लिए इतना ज़्यादा कि आगे पे कुछ प्लान कर ही नहीं पाते हैं वो, और आगे बाकी गोल्स को प्लान नहीं कर पाते हैं। लाइफ का एक ही गोल वो फुलफिल कर पाते हैं, वो है उनका हाउस परचेज। तो इस वीडियो में हम इस तरह से समझेंगे कि आप बेस्ट वे में घर को कैसे प्लान कर सकते हैं ताकि आपके अदर फाइनेंशियल गोल्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो और आपका जो घर है आपका बजट में बेस्ट फिट हो जाए। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ मैं माइंड मैप के थ्रू आपको समझाऊंगा। इस माइंड मैप में मैंने 8 पॉइंट्स को कवर किया है। इन 8 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका घर जो है वो बजट में आ जाएगा। सबसे पहले आपका होता है कि आपका गोल क्या है उस परचेज के लिए। आप घर परचेज करना चाहते हैं, उसका गोल क्या है। किसी के लिए पहला घर हो सकता है उसके रहने के लिए। देन डेफिनेटली ये गोल जो है इसको मीट करने के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होता है इंडियन कल्चर में, बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ता है। या फिर मैं किसी घर में रह रहा हूँ, मुझे छोटा लगता है या फिर पुराना हो गया, उसको अपग्रेड करना है, तो मैं नया घर खरीदना चाहता हूँ। या फिर मैं किसी दूसरी सिटी में जॉब करता हूँ बट मुझे होम टाउन में घर चाहिए, जो कि मेरे पेरेंट्स के लिए या फिर मुझे बाद में काम आने वाला है। या मेरे रिटायरमेंट के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, एक घर खरीद रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं खरीद रहा हूँ, एक घर खरीद रहा हूँ। या फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मेरे पास ऑलरेडी घर है और मेरे पास पैसा भी है, मैं बच्चों को एक गिफ्ट करना चाहता हूँ घर। तो इस तरह से हर किसी के गोल्स होते हैं। आपको अपना गोल डिसाइड करना है, उसको पेपर पर लिख के रखना है। देन जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, देन आपके पास पता होना चाहिए आप किस लोकेशन में घर खरीदना चाहते हैं। यस, आपको लोकेशन बहुत जरूरी है। तो आप डिसाइड करें मुंबई, दिल्ली या फिर लखनऊ, जहाँ भी आप खरीद रहे हैं। तो उस लोकेशन ये हो गया सिटी। इस सिटी के अंदर कुछ अलग अलग एरिया होंगे, उस एरिया में आपको डीप डाउन करना है। देन उस एरिया के बाद आपको पर्टिकुलर लोकलिटी में जाना है। इस तरह से जब आप डीप डाउन करेंगे तो आपको आपका प्रॉपर बजट सेट करने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि हर किसी एरिया में, हर किसी सिटी में लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है रेट। रियल एस्टेट क्योंकि लोकल एसेट है, तो इसमें वेरी करेगा। तो हो सकता है कि आप किसी एरिया में दूसरे एरिया को कंसिडर करते हुए आपने बजट प्लान किया, बट जब आप खरीदने जा रहे हैं तो दूसरे एरिया में जाएंगे तो आपका बजट एक्सीड करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। देन आपका होता है, आपको बिल्टअप एरिया कितना चाहिए। आपको अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को असेस करना है अच्छे से, प्रॉपर वे में प्लान करके कि आपकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है। किसी के लिए 1000 स्क्वायर फीट बहुत छोटा घर होगा, किसी के लिए 1000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होगा। तो जब आप इस तरह से प्लान करेंगे अपना एरिया की रिक्वायरमेंट क्या है, देन डेफिनेटली आपको इसमें भी हेल्प मिलेगी। और मैं 1000 स्क्वायर फीट का एग्जांपल लेके चलूंगा आगे पूरी कैलकुलेशन समझाने के लिए, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। मैंने माना कि मैं 1000 स्क्वायर फीट का एक घर खरीद रहा हूँ, और उस एरिया में जहाँ मैं डिसाइड कर रहा हूँ वहाँ जो कॉस्ट है वो 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट अभी चल रहा है। तो 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट चल रहा है, देन आपका 1 करोड़ रुपए का घर का कॉस्ट हो जाता है। अभी 1 करोड़ रुपए में सडनली तो प्लान नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जॉब में होंगे या फिर कुछ अपना बिजनेस भी करते होंगे। बट 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा तो प्लान करना पड़ेगा। जो उसको नेक्स्ट पॉइंट जो आता है उसमें हमें क्या करना है, टाइम फ्रेम, कब हम खरीदना चाहते हैं। किसी के लिए वो 2 साल, 3 साल, 5 साल का हो सकता है, बट इंस्टेंटली आप सडनली किसी और के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लें। आप अपना प्रॉपर प्लान करें गोल को, और उसके अकॉर्डिंग ही आप घर लें।
सो लाइक मैंने माना 5 साल के लिए मैंने 1 करोड़ रुपए का घर का डिसाइड किया, तो अभी 1 करोड़ रुपए में मिनिमम मुझे 20% डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो 20% डाउन पेमेंट देने के लिए मेरे पास 20 लाख रुपीज होने चाहिए। अब मैं 5 साल का डिसाइड किया, मतलब एवरी ईयर मुझे 4 लाख रुपए अरेंजमेंट करना है। तो उसके लिए मुझे हेल्प मिलेगी इसमें कि आपको ईयर को डिसाइड करने में। देन आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ के ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं उनको लिखिए, नोट डाउन कीजिए एक चेकलिस्ट के फॉर्म में, और उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, कौन सी चीज आपको लिए ज्यादा प्रायोरिटी वाली है और किस कौन सी मीडियम प्रायोरिटी वाली है। जैसे कि मेरे लिए 1000 स्क्वायर फीट है, मैंने माना कि मेरे लिए मीडियम प्रायोरिटी है। अगर मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा तो मैं इसमें करके 850 और 900 स्क्वायर फीट में चला जाऊंगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा बजट एक्सीड नहीं होगा। या मेरे लिए मैंने 3 to 5 ईयर्स का रखा है, तो मेरे लिए वो रिक्वायरमेंट क्या है, मीडियम प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी कैसे हो सकती है, किसी ने डिसाइड किया नहीं मेरी वाइफ का बर्थडे है, मुझे उसके सो एंड सो बर्थडे पे एक गिफ्ट करना है घर, तो उसके लिए हाई प्रायोरिटी होगी, क्योंकि उसको डेट भी फिक्स है उसकी और उसका ईयर भी फिक्स है। तो उसको वो कंप्रोमाइज नहीं कर पाएगा, देन वो दूसरी चीजों में कंप्रोमाइज करेगा। इसलिए आपको कुछ चीजों को मीडियम प्रायोरिटी में रखना है, कुछ को हाई प्रायोरिटी में रखना है, बट रिकमेंडेड लो प्रायोरिटी मत रखें। क्योंकि लो प्रायोरिटी जैसे किसी चीज को आप देते हैं, देन उसकी तरफ आप अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते और उसके लिए काम नहीं करते। तो आप हाउस परचेज के लिए जो भी चीजें हैं उसमें आप मीडियम और हाई प्रायोरिटी रखें। देन लोन एंड डाउन पेमेंट का प्लानिंग कैसे करना है। आपके पास 20% डाउन पेमेंट जैसा हमने बात किया उतना देना ही है आपको, और 80% लोन लेना है। अभी 20% डाउन पेमेंट देने के लिए लाइक मैं 1 करोड़ की बात करूं तो आपके पास 20 लाख रुपए होने चाहिए, तो आपको 4 लाख रुपए पर मंथ करना है। और 80% जो आप लोन ले रहे हैं उस लोन के लिए आपको 80,000 एवरेज ईएमआई आता है आज की रेट में फॉर 20 ईयर्स टेन्योर। तो मैं मान के चलता हूँ 80,000 जो है आपके लिए, वो 80,000 से आप 40,000 अभी करंट रेंट पे कर रहे हैं। आपके पास 40,000 जो रिमेनिंग बचता है वो आप सेपरेट किसी लिक्विड फंड में, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर 5 ईयर्स। तो जब 40,000 करेंगे तो 4,80,000 आप एक साल में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 5 साल बाद आपके पास 24 लाख रुपीज होता है माई फ्रेंड। वो 24 लाख रुपीज आपको हेल्प करेगा आपकी डाउन पेमेंट करने में। उस तरह से आप 1 करोड़ रुपए का घर प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 7 पॉइंट्स। अभी नेक्स्ट जो आता है 8 पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उसमें मैं रूल्स एक्सप्लेन करूंगा कि आपको अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए, प्रॉपरली अरेंज करने के लिए आपको बजट फिटेड होम कैसे डिसाइड करना है कि आपका जो भी होम आप प्लान कर रहे हैं वो बजट में है या नहीं है। उसके लिए आपको 3 रूल्स को ध्यान में रखना है, और द मोमेंट आपने किसी भी एक रूल को डेविएट किया, आप किसी ना किसी फाइनेंशियल क्राइसिस को या फिर फाइनेंशियल डिफिशियंसीज को आप अपने लिए इनवाइट करेंगे। तो रिकमेंडेड है वो 3 रूल्स में से किसी भी रूल को आपको डेविएट नहीं करना है। तो पहला रूल क्या है, मिनिमम 20% डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमने बात किया वो हमारा 20% होना चाहिए। देन आपका जो कॉस्ट ऑफ हाउस है वो आपका 2x to 3x के बीच में होनी चाहिए। 3x से ऊपर नहीं जाना है। वो किसका, एनुअल इनकम का। लाइक मेरी एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है, तो मैं 60 लाख तक का घर खरीद सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं खरीद सकता हूँ। और मिनिमम मैं 40 लाख का खरीदूंगा। अगर मैं 40 लाख से नीचे भी जाता हूँ देन में हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, बिकॉज मेरा लाइफ स्टाइल जो है उस कम्युनिटी के साथ मैच नहीं करेगा, वहाँ के लोगों के साथ मैच नहीं करेगा। देन मैं क्या सोचूंगा फ्यूचर में, यार ये एरिया मेरे बच्चों की परवरिश के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाएंगे इस एरिया में, देन मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहिए। फिर आप 4-5 साल बाद प्लान करते हैं उस घर को बेचने का और दूसरी जगह खरीदने का, तो वो एडवाइजेबल नहीं है। इसलिए आप मिनिमम 2x आपकी जो एनुअल इनकम है, करंट इनकम, उसको रखें और मैक्सिमम 3x पे रखें। इस तरह से आप जब प्लान करेंगे तो आप एक अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग सही लोकेशन में घर खरीद पाएंगे। देन आपका मंथली ईएमआई जो है वो नॉट मोर देन 35%। ये टोटल ईएमआई है, ना कि सिर्फ और सिर्फ घर का। अगर सपोज करिए मेरा 20 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का मंथली इनकम है और मैं 20,000 रुपए हर महीने किसी और क्रेडिट कार्ड का और कार लोन का ईएमआई दे रहा हूँ, तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं 2 लाख के अगेंस्ट में 70,000 एवरी मंथ एलिजिबल हूँ लोन का ईएमआई पे करने के लिए। उसमें से मैं 20,000 ऑलरेडी पे कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज ही
पे कर सकता हूँ अपने एग्जिस्टिंग इनकम से मंथली ईएमआई में। द मोमेंट आपने इस ईएमआई कंपोनेंट को 35% से एक्सीड किया, देन आपका जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो सब डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली को जो डिजायर्ड लाइफ स्टाइल है, उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको मीट करने में कहने की ट्रबल में आ जाएंगे। सो रिकमेंडेड है कि आप 35% से ज़्यादा का प्लान ना करें। ईएमआई का अगर एक्सीड करता है तो आपको थोड़ा सा अपने को रिविजिट करना है अपने फाइनेंसिस को। नहीं कर सकते हैं तो कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर करने हैं, चीज़ें सीखनी है जिससे आप अपनी इनकम को बढ़ा पाएं, और ये जो 35% जो आपका ईएमआई है वो 35% के अंदर आ जाए। इस तरह से जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी अपने घर को प्लान करने में। और जब आप घर प्लान कर लेते हैं देन आपको रिकमेंडेड है कि कुछ और अपने आपको इंश्योरेंस वगैरह लेके रखना है। वो इंश्योरेंस को मैं सेपरेट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो एक वीडियो नया आ जाएगा, उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं, हालांकि एक एग्जिस्टिंग वीडियो बनाया है कि मेजर इन्वेस्टमेंट के टाइम में आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक बजटिंग का वीडियो है वो भी रिकमेंडेड है, वो भी आपको देखना है, देन आपको हेल्प मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन लाइक कर दीजिए, और लगता है कि कुछ लोगों की हेल्प कर सकता है ये वीडियो, देन उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।